x ग्रेटर देन 3। तो ये क्या है, लीनियर इनइक्वलिटी है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है। अब किसी भी लाइन को बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो आप क्या करो, इसको एक लाइन ले लो, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये लाइन ले ली मैंने। तो लीनियर इक्वलिटी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इनइक्वलिटीज फॉर्म होगी, उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है, उनका रीजन देखना है और उसके बाद कॉमन रीजन आ गया। तो x आइटम 10 और y आइटम 50 जब हम लेंगे या बनाएंगे तो जाके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्या होता है, इधर देख के नहीं बताना है, बिना देखे बताना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है ओनली फॉर बोर्ड्स, ना जेई मेन में आता है ना जेई एडवांस में पूछा जाता है। बोर्ड के अंदर ये जो चैप्टर है 5 नंबर का है अकॉर्डिंग टू, वैसे तो फिर 5 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं, 4 के भी आ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। मोस्टली यही चांसेस है कि इस पे जो सवाल आए वो केस स्टडी का सवाल आए, बट हो सकता है अलग अलग भी आ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। केस स्टडी के सवाल किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। जैसे आपके जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से चैप्टर के थे, रिलेशंस का था और एक ही था ना, ठीक है। तो बोर्ड का क्या पैटर्न होगा सबको पता लग गया है ना। 40 क्वेश्चंस करने हैं आपको आउट ऑफ 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले 20 में से 16, फिर 20 में से 16, फिर 10 में से 8 करने हैं आपको, ठीक। तो ये जो चैप्टर है ओनली फॉर बोर्ड्स, 5 सवाल एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, इससे अलग अलग भी पूछ सकते हैं, एक साथ भी पूछ सकते हैं, ओनली फॉर बोर्ड्स। मैक्सिमम 5 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग से क्या समझते हो आप, कुछ आइडिया आपको, कहाँ यूज आता है। डेली लाइफ में इस चैप्टर के बहुत सारे यूजेस हैं, डेली लाइफ में इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि मान लो किसी को कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, तो स्टार्टअप स्टार्ट करेगा तो उसके पास एक फिक्स अमाउंट रहेगा जिसको वो इन्वेस्ट कर सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट कितना भी अमाउंट चाहिए ले लो। स्टार्टअप स्टार्ट करता है, उसके पास कुछ अमाउंट होता है, उसी अमाउंट से उसको वहाँ पे जो भी है, मान लो कंपनी बनानी है या कुछ भी फैक्ट्री लगानी है फॉर एग्जांपल, तो फैक्ट्री की जगह, उसका इंफ्रा, उसके लिए वर्कर्स, उस पर क्या क्या सामान लेके आना है, ये सारी चीज़ें उसी से मैनेज करनी होती है ना। तो सारी चीज़ें लिमिट लिमिट में होती है ना, हर चीज़ लिमिट में होती है। उसको किस तरह से मैनेज करे कि उसको कम से कम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सब इसीलिए करते हैं, बिजनेस किस लिए किया जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम इनकम की जा सके और खर्च कम से कम किया जाए। तो उसी पे बेस्ड है ये सारा चैप्टर। इसमें हमें अलग अलग सिचुएशंस दी होगी, उन सिचुएशंस को यूज़ करते हुए हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हम अचीव कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये लिखा हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। क्या समझ में आ रहा है इस डायग्राम को देख के। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग सारे ही करते होंगे, कोई है जो नहीं करता है, सारे ही करते हो, आप नहीं करते, आपने अभी तक कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं मंगवाई। ये नहीं पूछा ना, मेरा सवाल क्या था आपसे, क्या आपने अभी तक कोई भी आइटम नहीं मंगवाया, एक बार मंगवाया उसी में आपको पता लग गया कि बकवास है। क्या मंगवाया था, अच्छा बकवास आए। हाँ, तो वो सस्ते होंगे ना, 90% ऑफ वाले मंगवाए। 90% ऑफ वाले मंगवाते हैं तो फिर वो वैसे आते हैं, क्योंकि दिखने में तो अच्छे होंगे, वैसे आएंगे। कुछ कुछ आइटम्स मंगवा सकते हो ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ोन वगैरह हो गए, तो इनमें तो क्या ही वो आएगा, इसमें ख़राब आने के कम चांस है, वैसे तो आ ही सकता है। और ट्रस्टेड कंपनी से मंगवाओगे तो नुकसान होने का
जैसे वैसे आजकल बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हो गई है। आप देखोगे, आप सारे फ़ोन चलाते ही हो ना, तो गूगल चलाते चलाते आपको ऐसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा या कुछ आपको दिखेगा कि 5000 का ये आइटम है, आपको बस 1 रुपए में मिल रहा है। ऐसे भी दिखते हैं। फिर आप जब क्लिक करते हो उसके ऊपर, फिर उस पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, मान लो क्लिक कर दिया आपने, उसको कार्ट में डाल दिया, फिर जब आप चेकआउट करोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ दिखाने लग जाएगा, 500 रुपये आपको लगेंगे। और उसमें क्या होता है, फिर भी सोचेंगे कि 5000 का आइटम 500 रुपये में आ रहा है। उसमें कभी भी कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, ऑनलाइन पे करो। उसमें पे कर दिया, फिर वेट करते रहो, कुछ नहीं आएगा उससे, वो 500 रुपये चले गए। हाँ, मेरे को कैसे पता? तू बोल रहा है मेरे को कैसे पता? मेरे को इसलिए पता नहीं, मैंने देखे हैं ना ऐसी चीजें। 5000 की चीज कोई 1 रुपए में क्यों देगा, कोई 500 रुपये में क्यों देगा? हाँ, कोई भी कोई चीज सेल करेगा किसी के लिए करेगा? प्रॉफिट के लिए करेगा, नुकसान में तो कोई नहीं करता ना। तो 5000 की चीज आपको कोई 100 रुपये में दे रहा हो ना, तो वो 100 रुपये भी आपके लग रहे हैं, ऐसे मान के चलो, आपको कुछ फायदा नहीं होगा उसमें। वो आइटम आएगा ही नहीं, आप 100 रुपये पे कर दो, चले गए आपके 100 रुपये बस। वो इसलिए 100 रुपये रखते हैं कि 100 रुपये किसी को पे करने में दिक्कत नहीं है। बट 100 100 रुपये करके मान लो 10,000 लोगों ने परचेज कर लिया, कितने हो गए? कितने हो गए? 1 लाख हो गए। 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख रुपए हो गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब मान लो क्या होता है ना, 100 रुपये मान लो मेरे चले भी गए, तो मैं उस चीज को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है चले गए, आगे से ध्यान रखेंगे। बट उनको तो 10 लाख रुपए हो गए, फिर दूसरी साइट बनाएंगे, दूसरा आइटम डालेंगे, ऐसे करके। आजकल लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, फालतू का पैसा चाहिए उनको। तो इसलिए इन चीज़ों से सावधान रहे। आपको कोई भी फोन करके बोले कि आप 10 लाख की लॉटरी जीते हो, बस आपको लॉटरी का पैसा अपने अकाउंट में डालने के लिए आपको इस अकाउंट पे 20,000 रुपये भेजने होंगे। 10 लाख आपको देंगे, बट आपसे पहले वो 20,000 रुपये लेंगे, है ना? बताओ, इसमें भी लोग भेज देते हैं। आप भेजोगे 20,000 रुपये? उसको बोल दो ना, 10 लाख में से 5 लाख रुपए तुम रख लो, 5 ही भेज दो हमें। तो ये सारी चीजों से सावधान रहें। तो ये एक वेयर हाउस है, यहाँ से डिलीवरी बॉय को, मान लो कि सारा आइटम, जैसे रोहतक में एक वेयर हाउस बने होते हैं हर कंपनी के अलग अलग, जहाँ पे सारा सामान आता है कहीं से, फिर वहाँ से अलग अलग घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना? तो जो डिलीवरी बॉय है, यदि वो अच्छे से प्लानिंग करे, उसको सारा पता हो कि रोहतक में कौन कौन सी जगह जाना हो तो किस तरह से जाएं, शॉर्टकट्स क्या है, और वो पहले चेक कर लेगा कि मुझे आज 10 आइटम डिलीवर करने हैं 10 अलग अलग जगहों पे। तो ऐसे तो नहीं कि वो रैंडम चला जाएगा, रैंडम जैसे यहाँ से पहले सेक्टर 3 चला गया, फिर वापस कहीं और चला गया, कहीं और चला गया। इससे अच्छा तो वो पहले पूरा उस चीज़ को देखे, एनालाइज करे कि कहाँ कहाँ मुझे डिलीवर करना है ना? उसके बाद वो रास्ता देखे कि कम से कम क्या लगना चाहिए, टाइम। एक तो टाइम बचना चाहिए, और एक कम से कम फ्यूल लगना चाहिए। तो फ्यूल कम कब लगेगा? जब डिस्टेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी तो टाइम वैसे ही कम लगेगा। तो ये कुछ कुछ आपको डिस्टेंस दे रखी है, जैसे इस वेयर हाउस से ये घर 10 किलोमीटर पे है, फिर इससे यहाँ जाए तो 8 किलोमीटर पे है। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो मान लेते हैं 5 है। यहाँ से ये 15 पे है, फिर इधर से इधर जाके इधर आए तो 12 होगा, इधर से इधर जाए तो 20 किलोमीटर। इस तरह से कुछ कुछ डिस्टेंसेस यहाँ पे दे रखी है। तो इसको क्या करना होता है, इसको फायदा कब मिलेगा? जब कम से कम फ्यूल लगेगा। तो वो कब लगेगा? जब वो अच्छे से मैनेज करेगा कि सारे घरों पे अच्छे से दे पाए, और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की वो कम हो, है ना? क्योंकि देना तो सब जगह पड़ेगा उसको। और एक है कि एक तो सुबह से स्टार्ट हुआ, इवनिंग तक देने लग देते देते उसको इवनिंग हो जाएगा। एक ऐसा होता है कि दोपहर तक दे दिया, तो टाइम बच गया, तो उसके साथ और कुछ काम कर सकता है, या और कुछ प्रोडक्ट घरों पे डिलीवर कर सकता है। तो ये सब कुछ मैनेज करने के लिए ही हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सिचुएशंस दी होगी हमें एग्जैक्ट, कि इन सिचुएशंस को आप यूज करते हुए बताओ कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, टाइम मिनिमम कब लगेगा, कॉस्ट मिनिमम कब लगेगी। ये सारी चीजें सीखेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड टू अचीव द बेस्ट आउटकम। बेस्ट आउटकम, हर चीज में बेस्ट आउटकम हमें मिलेगा किससे? लीनियर प्रोग्रामिंग का हम यदि यूज करेंगे तो।
in a mathematical model whose requirements are represented by linear relationship. requirement मतलब क्या? जैसे कि मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिक्स अमाउंट होगा, वर्कर्स भी फिक्स होंगे, वर्किंग आवर्स भी फिक्स होंगे कि इतने घंटे काम कर सकते हैं। तो सारी चीज क्या है, लिमिट्स में है। तो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लीनियर रिलेशनशिप में। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो, वन, वेरिएबल की डिग्री वन हो वही लीनियर होता है, डिग्री टू हो जाए तो क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। जो जो रिक्वायरमेंट्स है किस में होगी? लीनियर फॉर्म में। कभी कभी हमें पहले से गिवन होगी, कभी कभी हमें खुद बनानी पड़ेगी। समझ में आ गया? रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके? जैसे डेली लाइफ में थोड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे सबसे ज़्यादा किस में यूज़ करते हैं ये? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंपनी मैनेजमेंट। कैसे करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करने में, कि जैसे मान लो मेरे पास किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपीज़ है, तो उसको मुझे किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं? क्या मुझे सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट करने हैं, या पहले हाफ करने हैं, पहले 75% करने हैं, उसके बाद 30% करने हैं? ठीक है। कौन सी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ से हम मान लो फैक्ट्री लगाएं या कोई कंपनी लगाएं तो वहाँ से हमें सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हो जाए, लाइट प्रॉपरली आती रहे, पानी की कमी ना हो। तो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करनी जरूरी है। ऐसे तो है नहीं 10 लाख रुपए लिए और रेंडमली कहीं पे भी जाके कुछ स्टार्ट कर दिया तो महीने भर में 0 रुपए लेके वापस आ जाओगे, यही होता है ना। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस चीज को प्लान करना अच्छे से। उसके बाद प्रोडक्शन। तो मार्केट में क्या होता है, जिस चीज की डिमांड, जैसे कि कोरोना आ गया, कोरोना आते ही मास्क, सैनिटाइजर, पहले इनकी इतनी कंपनियां कहाँ हुआ करती थी? नहीं होती थी, कुछ रैंडम एक दो कहीं हुआ करती थी क्योंकि मास्क पहले यूज नहीं करते थे, है ना। तो जैसे जैसे मार्केट में मान लो डिमांड जिस चीज की ज्यादा बढ़ रही है उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस करे कोई, तभी तो उनको ज्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। तो प्रोडक्शन किसका करना है, कौन से आइटम का करना है, और इनमें से भी मान लो कि एक आइटम का करें या दो आइटम का। जैसे एक तो मास्क, ओनली मास्क बनाए, या मास्क के साथ सैनिटाइजर भी बनाया जाए, क्या कितना बनाया जाए, किस में ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करना है जिससे फ़ायदा हो सके। तो ये सारी चीज़ें कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है ये भी इम्पोर्टेंट होता है हमें स्टार्ट करने से पहले। ट्रांसपोर्टेशन, मान लो किसी फैक्ट्री में सामान तो बन गया, आइटम्स बन गए, अब उसको ऑल ओवर द इंडिया या इंडिया से बाहर भी उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। बनाने से तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे लेने के लिए कोई आ जाएगा, कंपनी क्या करती है उसको ट्रांसपोर्ट करती है अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से की जाए, बाय बस की जाए, बस तो क्या करते हैं, बाय ट्रक की जाए, या बाय ट्रेन की जाए, बाय एयर की जाए, है ना। उसमें भी देखेंगे जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी आइटम्स जाएंगे। ट्रक से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रेन से करें तो उससे कम लगेगा, बाय एयर करें तो उससे कम लगता है। तो ये सारी जो सिचुएशंस है उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन जल्दी होगा, प्रोडक्शन जल्दी होगा तो चीज़ें जल्दी बेच सकते हैं, वहाँ से जल्दी से इनकम आई जा सकती है। टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करेंगे, कोई आइटम है मशीन से मान लो एक दिन में वो 10 आइटम बन जाते हैं, और वर्कर्स यदि हाथ से बनाते हैं तो एक दिन में एक ही बनता हो। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो फिर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, उसको भी मैनेज करना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ करें, वो सारी चीज़ें भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक। और ये सब कुछ किस लिए करते हैं? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इनकम और मिनिमाइज द कॉस्ट। बस यही मोटिव होता है, प्रॉफिट और इनकम को मैक्सिमाइज कर दो और कॉस्ट को मिनिमाइज कर दो। एक ही बात है ना, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी तो ये अपने आप हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक चीज पूछी जाएगी आपसे क्वेश्चंस में, एक चीज पूछी जाएगी, प्रॉफिट या इनकम को मैक्सिमाइज करो या जो कॉस्ट लग रही है उसको कम करो। अब ट्रांसपोर्टेशन है उसमें प्रॉफिट थोड़ी पूछेंगे आपसे मैक्सिमाइज करो, ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेंगे, कॉस्ट मिनिमाइज करनी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग तरह से पूछी जाएगी। क्लियर है? ठीक है। ये हो गए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स।
अब बात आती है लीनियर इनइक्वलिटीज क्या होती है जिनकी जरूरत पड़ेगी। सबको पता है, पढ़ी है इनइक्वलिटीज, तो लीनियर तो सबको पता ही होगी। लीनियर इनइक्वलिटीज, तो लीनियर इनइक्वलिटीज आपने पढ़ी हुई है, इक्वलिटीज पढ़ ली तो लीनियर इनइक्वलिटीज उनके अंदर आ जाएगी। बट यहाँ पे लीनियर इनइक्वलिटीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। लीनियर इनइक्वलिटीज को ग्राफिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं x ग्रेटर देन 3, तो ये क्या है, लीनियर इनइक्वलिटी है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है। एक में लिख दूं x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, एक लिख दिया x लेस देन 3, एक x लेस देन और इक्वल टू 3। इन सब का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। x की वैल्यू क्या है 3 या 3 से बड़ी, तो आपको क्या करना है, इनइक्वलिटी को एक बार के लिए भूल जाना है और आपको बनानी है लाइन x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 की लाइन बनानी आती है सबको। किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस या y एक्सिस के, y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया। अब क्या x की वैल्यू 3 हो सकती है, यहां से नहीं हो सकती। तो क्या मैं ये जो लाइन बना दूं ये ठीक है क्या, यहाँ पे लाइन बनेगी क्या, यहाँ पे लाइन बन गई, इसका मतलब x की वैल्यू 3 भी हो रही है, 3 तो नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो लीनियर इनइक्वलिटीज हमेशा ही क्या है, इक्वलिटी क्या करती है, लीनियर इक्वलिटी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, तो ये जो प्लेन है कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है पूरा। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वलिटी तो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, लीनियर इनइक्वलिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, जो लाइन है उस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसमें से एक पार्ट या एक रीजन, 2 रीजन में डिवाइड करती है। तो ये 2 रीजन बन गए, एक इधर का रीजन हो गया, एक इधर का पूरा रीजन हो गया। तो ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये इस प्लेन को 2 रीजन में डिवाइड कर दी, इसमें से एक रीजन को ये सेटिस्फाई करेगी, दूसरे को नहीं करेगी। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो कौन सा रीजन हो जाएगा, उधर का रीजन होगा या इधर का। आपको कभी भी कौन सा रीजन होगा वो डिसाइड करना है, तो उसके लिए आप क्या करो, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन चेक कर लो। x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दूं मैं, तो क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, क्या 0 ग्रेटर देन 3 होता है, नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जो रीजन होगा वो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, ओरिजिन के साइड वाला नहीं होगा। ये ओरिजिन के साइड का है तो उसके ऑपोजिट साइड का हो जाएगा। तो यदि मैं बनाऊं तो कौन सा वाला रीजन बन जाएगा, ये इधर का रीजन हो जाएगा कंप्लीट, जो किसको सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, ऊपर तक जाएगा ये कंप्लीट। ये इधर का सारा रीजन किसको सेटिस्फाई कर जाएगा, x ग्रेटर देन 3 को। और यहाँ पे डॉटेड लाइन रहेगी क्योंकि इक्वल टू 3 नहीं हो सकता ये। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी को भी डिनोट कर सकते हैं। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में क्या चेंज आएगा, ये जो डॉटेड लाइन है ये कंप्लीट लाइन बन जाएगी। लेस देन में क्या होगा, इधर का कंप्लीट रीजन आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या होगा, विद लाइन आएगा। क्लियर है, ये लीनियर इनइक्वालिटी कितने वेरिएबल में थी, सिंगल वेरिएबल में थी। मान लो आपको 2 वेरिएबल में दे दिया जाए, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स, वो भी आपने पढ़ी हुई है, उनको सोल्व करना आपने सीखा है, ग्राफिकली भी सीखा है क्या आपने। जैसे मान लो आपको दे दिया x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, एक दे दिया 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, तो 2 लीनियर इनइक्वालिटीज को यदि हमें कंबाइन सोल्व करना है, इनका कॉमन सोल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे पहले, और उन दोनों का कॉमन रीजन जो आएगा वही इन दोनों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें x और y की वो वैल्यू बतानी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है,
तो दोनों को ग्राफिकली हम डिनोट करते हैं। ये ओरिजिन ले लिया। अब किसी भी लाइन को बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो आप क्या करो, इसको एक लाइन ले लो, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये लाइन ले ली मैंने। इस लाइन पे 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे? एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई? 2। एक बार y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो इस लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए हमें। कौन कौन सा पॉइंट? 4,0 एंड 0,2। ठीक है, 4,0, 1 2 3 4, ये ले लिया हमने 4,0, 0,2, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 0,2। तो ये जो लाइन है कहां से पास करेगी? इन 2 पॉइंट से पास करेगी। ये लाइन बना देते हैं, इक्वल का साइन है इसलिए क्या होगा? कंप्लीट लाइन बनेगी। सेकंड को सोल्व करें अब। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 लिख लेते हैं। x को 0 रखा तो y कितना आएगा? 0, 3। y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? 4। तो पॉइंट क्या हो गया? 4,0 एंड 0,3, ये पॉइंट हो जाएगा एक। ठीक है, और एक पॉइंट यही हो जाएगा। ये सेकंड में जो लाइन बननी थी वो बन गई। अब हमें क्या करना है? दोनों का रीजन देखना है, कौन सा रीजन होगा। रीजन देखने के लिए क्या करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन में इसमें क्या पुट करेंगे? 0,0। 0 प्लस 0 क्या 4 से बड़ा होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इस इनइक्वालिटी का जो रीजन आएगा वो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, तो मतलब ओरिजिन के ऑपोजिट साइड हो जाएगा। तो ये लाइन कौन सी है? फर्स्ट वाली लाइन ये थी ना, इसका नाम लिख लो यहाँ पे, x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये कौन सी लाइन है? 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। तो ऊपर वाली है, अच्छा उल्टा लिख दिया। ये कौन सी लाइन है? अच्छा ये 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, और ये लाइन हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 4 की। ठीक है, अब इसमें ओरिजिन कंटेन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इस लाइन के इधर का पार्ट वो इसको पूरे रीजन को डिनोट करेगा। ठीक है, सेकंड वाले में ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 प्लस 0 12 से छोटा होता है क्या? यस। तो इस इनइक्वालिटी में क्या होगा? ये इधर का रीजन आ जाएगा। कहां से? ये वाली लाइन है। ठीक है, अब इसका कॉमन रीजन कौन सा है जो दोनों में कॉमन है? यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है। कहां से स्टार्ट हो रहा है डबल लाइन? स्टार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ये और ये वाला। ये लाइन जहां तक जाती जाएगी वहां तक इनका कॉमन रीजन रहेगा। इसी के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी हम एक्स और वाई के बारे में पढ़ेंगे, दोनों ही क्या होंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आइटम, कोई भी कॉस्ट, कोई भी प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो सारी की सारी चीजें क्या होगी? यहाँ पे पॉजिटिव में होगी। तो एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या लेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब तो इधर का पार्ट हो गया, y ग्रेटर देन 0 का मतलब ऊपर का पार्ट हो गया। तो ये किसको डिनोट करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। किसको डिनोट करता है?
एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, किसको डिनोट करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ साथ एक्स और वाई एक्सिस को, क्योंकि एक्स और वाई क्या है? जीरो के बराबर भी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मान लो इन दोनों को मैं इनके साथ कंबाइन कर दूं तो कहां तक रहेगा? ये यहां तक रहेगा बस। ये हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन रीजन या कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा। इस रीजन में एक्स और वाई की वैल्यू लाई करेगी ना, तो ये इन चारों इनइक्वालिटीज को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये हमारा कॉमन रीजन आ गया और यही क्या आ गया? कॉमन सोल्यूशन आ गया। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है इसमें? एक्स और वाई की दोनों की कंडीशन एक साथ लिखनी पड़ेगी। एक्स और वाई दोनों की कंडीशन एक साथ लिखनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर बस कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है बस। जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी या हमें खुद से फॉर्म करनी पड़ेगी, दो ही सिचुएशंस बनेगी। खुद से गिवन है तो और इजी हो जाएगा, खुद से फॉर्म करनी है तो उसमें आपको जो सिचुएशंस दे रखी होगी, जो थ्योरी वाला पार्ट दे रखा होगा, उसको समझ के लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर्म करनी है। लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर्म होगी, उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है, उनका रीजन देखना है और उसके बाद कॉमन रीजन आ गया। कॉमन रीजन दो तरह से आ सकता है, एक तो बाउंडेड हो सकता है, जैसे ये बाउंडेड था, पहले क्या था? अनबाउंडेड था। जब तक मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई थी तब तक रीजन क्या था? इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड रीजन। अब ये क्या बन गया? बाउंडेड बन गया। तो जो कॉमन रीजन है वो दो तरह से बन सकता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड। कॉमन रीजन होता है, उसका लीनियर प्रोग्रामिंग में नाम क्या है? फिजिबल रीजन। उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। अभी सारी डेफिनेशंस वन बाय वन करके हम समझेंगे। अभी हमने बस क्या सीखा? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं। ये थी सिस्टम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इनको किस तरह से सोल्व करेंगे उसका ग्राफिकल मेथड था ये। पर हमें ग्राफिकल मेथड ही यहाँ पे चाहिए होगा। समझ में आ गई क्या ये बात? इसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकल मेथड समझ लिया हमने। अब है कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। डेफिनेशन सबसे पहली है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है? किसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जिसको भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा वो सवाल में दिया होगा आपको क्लियरली, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। लीनियर फंक्शन z किस फॉर्म में होगा? लीनियर फॉर्म में होगा, x और y, ax प्लस by फॉर्म में आएगा, जहां पे a और b क्या है? कांस्टेंट है। विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और वेरिएबल x और y क्या कहलाएंगे यहाँ पे? डिसीजन वेरिएबल्स। मान लो हमें बोला जाएगा कि दो प्रोडक्ट x और y, इनको कितना कितना प्रोड्यूस करना है कि हमें मैक्सिमम कॉस्ट निकालनी हो, तो x और y की क्वांटिटी तो हमें माननी पड़ेगी ना पहले। एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, पी क्यू कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन जनरल एक्स और वाई लेट कर लेंगे। तो एक्स और वाई तो हमें डिसीजन बताएंगे ना कि एक्स की क्वांटिटी इतनी ले, वाई की क्वांटिटी इतनी ले, तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो वेरिएबल्स लेते हैं हम एक्स एंड वाई, वही क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये टर्म्स आपको ध्यान में क्यों रखनी है? क्योंकि क्वेश्चन में मान लो लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ना डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स। कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है? ये जो हमने फॉर्म की है लीनियर इनइक्वालिटीज, इनको बोला जाता है कंस्ट्रेंट्स। द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रेस्ट्रिक्शंस on the variables of a linear programming problem are called constraints. The condition x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 are called non-negative restriction. Greater than or equal to 0 के जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव बोलते हैं। जीरो इंक्लूड हो गया ना उसमें। पॉजिटिव में तो क्या होता है? जीरो को छोड़ के बाकी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या बोला जाता है? नॉन नेगेटिव restrictions. Optimization problem क्या है? A problem which seeks to maximize or minimize a linear function. Two variables दे रखे हैं x और y subject to certain constraint is determined by a set of linear inequations is called a optimization problem. मतलब क्या है इसमें? जो x और y वेरिएबल लेके हम इनइक्वालिटीज बना के जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उसी को ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। ऑप्टिमाइजेशन
प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं ना उसी का नाम होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या क्या करते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं किसको, एक लीनियर फंक्शन को। उसमें क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक्स और वाई होते हैं, और कुछ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज होती है। तो इस पूरे जो कंबाइंड प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। फिजिबल रीजन और फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल रीजन क्या है, कॉमन रीजन। जो हमने लीनियर इनइक्वलिटीज को सोल्व करके बनाया है कॉमन रीजन, उसको तो बोला जाता है फिजिबल रीजन। The common reason determined by all the constraint of a LPP is called the feasible reason, and every point in this region is a feasible solution of given LPP. इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को जो उस रीजन के ऊपर, मतलब उसके अंदर ही बोल सकते हैं, जो रीजन आया उसके कॉर्नर पे हो चाहे उसके अंदर हो, जितने भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, फिजिबल सोल्यूशन कहलाएंगे। समझ में आ गया फिजिबल रीजन क्या है, कॉमन रीजन जो आया और उसमें जितने भी पॉइंट है वो उसके सोल्यूशन हो जाएंगे, फिजिबल सोल्यूशन। इनफिजिबल सोल्यूशन जो उस रीजन के बाहर है, फिजिबल रीजन के बाहर जितने भी पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, इनफिजिबल सोल्यूशन हो जाएंगे। और इसके बाद क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू। उन सारे पॉइंट में से, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना, उन सारे पॉइंट को यदि मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर रखूंगा, एक्स और वाई पॉइंट में क्या होगा, एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यदि मैं जेड में रखूंगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखूंगा, तो जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए, जो वो वैल्यू देगा, जैसे मैक्सिमम चाहिए तो जो पॉइंट मैक्सिमम देगा वो क्या हो जाएगी, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। मान लो हमें मिनिमम चाहिए तो जो पॉइंट हमें मिनिमम वैल्यू देगा वो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो पूछा होगा ना उसके रेस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलेंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स में से एक ही पॉइंट पे तो मैक्सिमम आएगा, हर पॉइंट पे तो नहीं आएगा। तो मैक्सिमम पूछा है तो जो पॉइंट हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू देगा वो हो जाता है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन, और जो मिनिमम पूछा और मिनिमम जो देगा वो हो जाएगा उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन। जब सवाल एक सोल्व करेंगे तो और ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जो पहले टाइप की प्रॉब्लम बनेगी उसमें हमें ये गिवन होगा, लीनियर इनइक्वलिटीज हमें गिवन होगी, हमें ये भी लिखा होगा कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ये भी दिया होगा। मतलब ये सारी सिचुएशंस हमें पहले से गिवन होगी पहले टाइप्स की प्रॉब्लम में। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में हमें ये सब कुछ फॉर्म करना होगा। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हमें यहाँ पे क्या करना है, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है 250x प्लस 75y, है ना। इसको मैक्सिमम करना भी सीखेंगे, इसको मिनिमाइज करना भी सीख लेंगे, दोनों एक ही साथ सीख लेंगे एक ही प्रॉब्लम के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 की लाइन ड्रॉ करनी है। x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 20। y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, अच्छा y 100 आ जाएगा यहाँ पे। x को 0 रखा तो y आ गया 100, y को 0 रखा तो x कितना आ गया, 20 आ गया। तो पॉइंट्स क्या आ गए यहाँ पे, 20, 0 एंड 0, 100, 20, 0 और 100, 0, 100। तो ये लाइन बन गई, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। नेक्स्ट है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 60 लिख लिया। x को 0 किया तो y कितना आ जाएगा, 60। y को 0 किया तो x कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट क्या बनेंगे, 60, 0 और 0, 60, 60, 0 और 0, 60 आ गया, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसमें 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखने से पहले ही मुंडी हिला दे तू। 0 प्लस 0 क्या 100 से छोटा होता है, ऐसे खुद से पूछो, होता है। दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, इसका मतलब ओरिजिन को जो है ना कंटेन करने वाला रीजन आएगा। तो इसका मतलब इस इनइक्वलिटी का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला होगा, ठीक है।
x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60, 0 प्लस 0 क्या 60 से छोटा होता है? यस। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा जो ओरिजिन को कंटेन करे। कॉमन रीजन कौन सा है जो मैंने बना रखा है? वही है, यहीं पे दो लाइन हो रही है, इसके अलावा तो नहीं हो रही। एक्स और वाई दोनों क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन आ जाएगा। ये हो गया फिजिबल सॉल्यूशन, ये फिजिबल रीजन हो गया ना। फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। उनमें से जो मैक्सिमम देगा, मान लो मैक्सिमम पूछा है तो वो हो जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मिनिमम पूछा है और जो हमें मिनिमम वैल्यू देगा वो हो जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा उसके लिए। अब क्या होता है, इसमें दो थ्योरम्स होती है, वो डिस्कस करेंगे तो तब हमें पता लगेगा कि आगे कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब इनमें है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स, बट हम इनफाइनाइट पॉइंट पे तो चेक नहीं कर सकते ना z की वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू पे तो z की वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो कौन से पॉइंट्स पे निकाल के देखें? उन पॉइंट्स पे निकालेंगे जो आपको कॉमन रीजन दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट्स, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, 0,0 हो गया और ये हो गया। तो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी मिलता है हमें वो ओनली किस पे मिलता है? कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलता है। फिजिबल रीजन बनाने के बाद उस पे कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कॉर्नर पॉइंट्स ना दिखे। पॉलीगन बनेगा तो उसके वर्टेक्स तो कुछ ना कुछ बनेंगे ना, ये हमेशा ही क्लोज बनेगा जब बाउंडेड रीजन होगा। यहाँ पे तो बाउंडेड रीजन है ना, ये फिक्स्ड रीजन है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो गए, उन 4 पॉइंट पे अपने को क्या करना है? z की वैल्यू निकाल के देखनी है बस। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या हो गए? क्या क्या पॉइंट्स हो गए हमारे पास? 0,60, z किसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है? 250x प्लस 75y लिखा है क्या यहाँ पे? ठीक है, 0,60 आ गया एक तो पॉइंट। बी पॉइंट क्या है? 20, अच्छा ए पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है 20, ए पॉइंट लिखा है 20,0। ये वाला पॉइंट कैसे मिला पता है क्या? 10,50। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। सबको आता है क्या सोल्व करना? जिनको नहीं आता बता देता हूं। 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इक्वल टू 60, इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है? x और y में से किसी एक का कोफिशिएंट बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी है, नहीं होता तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट इक्वल है तो दोनों को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से y कैंसिल आउट हो गया। 5x माइनस एक्स कितना हो गया? 4x, और 100 माइनस 60 कितना हो गया? 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो y कितना आ गया? 50। तो ये इन दोनों लाइंस का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो उन दोनों को सोल्व करके निकाला जा सकता है। ठीक है, ए पॉइंट हो गया 20,0, बी पॉइंट हो गया 10,50, सी पॉइंट हो गया 0,60 और ओ पॉइंट हो गया ओरिजिन। तो हम जो z की वैल्यू निकालेंगे वो इन्हीं 4 पॉइंट पे निकालेंगे। z इक्वल टू क्या है? 250x प्लस 75y। z की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट के लिए निकालू तो x की वैल्यू कितनी रखनी है? 20। 250 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। y 0 है तो 75 इंटू 0 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू 10 रखू तो कितना हो जाएगा? 2500 प्लस 50 रखू तो 2500 प्लस 75 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3750। कैसे आया? 75 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 7500, उसका हाफ कर दो। 750 का हाफ कितना हो जाएगा? 375, और एक जीरो लगा दो तो 3750। दोनों को प्लस कर दो तो 0526 हो जाएगा। ये 6250 आ गया। 0,60 पे
ये 0 इसको 0 बना देगा, 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4500, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है 6250, तो z मैक्सिमम कितना आया 6250, और कब आया व्हेन x कितना है 10 और y कितना है 50। तो यदि हमने x और y कोई दो आइटम लिए होते तो x आइटम 10 और y आइटम 50 जब हम लेंगे या बनाएंगे तो जाके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें मिनिमम नहीं पूछेंगे क्योंकि मिनिमम 0 है ना। तो प्रॉब्लम जिस तरह से दी होगी उसी तरह से हमें सवाल पूछा जाएगा क्या फाइंड आउट करना है। तो इसमें z को यदि हमें मैक्सिमाइज करना हो तो z मैक्सिमम कितना आया और कौन से पॉइंट पे आया, दोनों आपको पता होने चाहिए। z की मैक्सिमम वैल्यू आई 6250, और वो कब आई जब x 10 और y की वैल्यू कितनी है 50 है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? इसके बाद दूसरी टाइप की सिचुएशन क्या बनती है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है और उसमें क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी खुद से बनाना हो और कंस्ट्रेंट्स भी खुद से फॉर्म करने हो, मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज भी खुद से फॉर्म करनी हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो दो टाइप की चॉकलेट बनाती है, ए और बी। ठीक है, बोथ दी चॉकलेट्स रिक्वायर मिल्क एंड चोको टू मैन्युफैक्चर ईच यूनिट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की एक यूनिट बनाने के लिए द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। क्या क्या रिक्वायर्ड है, ईच यूनिट ऑफ ए का एक यूनिट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 1 यूनिट ऑफ मिल्क चाहिए और 3 यूनिट्स ऑफ चोको चाहिए। ईच यूनिट ऑफ बी बनाने के लिए हमें 1 यूनिट ऑफ मिल्क चाहिए और 2 यूनिट ऑफ चोको चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या दिया है, द कंपनी किचन हैज ए टोटल ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ मिल्क एंड 12 यूनिट्स ऑफ चोको। है ना, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड होगा, सब चीज लिमिटेड होती है, तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी दे दी है। ऑन ईच सेल, एक हर आइटम के सेल पे क्या होता है, द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹6 पर यूनिट ए पे। ए को यदि वो बेचती है तो कितने का प्रॉफिट होता है, ₹6 का, और बी को सोल्ड करने पे कितना प्रॉफिट होता है, ₹5 का प्रॉफिट होता है ना। अब नाउ द कंपनी विशेष टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, नॉर्मल सी बात है, सब यही विश करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता ना, द कंपनी विशेष टू मैक्सिमम लॉस, ऐसा तो नहीं होता, सब यही विश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए एंड बी शुड इट्स प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। अब हमें यहाँ पे आंसर क्या करना है कि हमें ए और बी के कितने कितने यूनिट बनाएं जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और जो हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा अपने को। प्रॉब्लम समझ में आ गई ना। अब हमें क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर्म करनी। तो सबसे पहले क्या क्या किस किस की क्वांटिटी बतानी है, ए और बी की, तो हमें नहीं पता, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। किसका, ए और बी के कितने यूनिट बनाने हैं नहीं पता, तो जो नहीं पता उसी को लेट करेंगे। तो x यूनिट्स ऑफ ए एंड y यूनिट्स ऑफ b, ये मान लेंगे सबसे पहले। प्रोडक्ट ए के x यूनिट बनाएंगे और प्रोडक्ट बी के y यूनिट्स बनाएंगे, ये मान लेते हैं, फिर उसके बाद x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब ए के कितने यूनिट है x, बी के y यूनिट है, ए और बी ले लिया, इसके कितने यूनिट है x यूनिट, बी के y यूनिट। ठीक है जी, अब ए किस किस से बनता है, ईच यूनिट ऑफ ए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, मिल्क और चोको की। तो यहां लिख लेते हैं मिल्क और यहां लिख लेते हैं चोको। एक थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में बनाएंगे तो सारी सिचुएशन अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं हम। मिल्क कितना चाहिए हमें, 1 यूनिट, चोको 3 यूनिट। उसके बाद ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ
मिल्क एंड 2 यूनिट ऑफ चोको। ऐसे लिख लिया ना, एक टेबल की फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब बनाते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज। अब हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, किचन में क्या क्या अवेलेबल है। टोटल ऑफ 5 यूनिट ऑफ मिल्क, मिल्क के ओनली 5 यूनिट्स है, मतलब 5 पैकेट्स बोल सकते हैं, 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, ए का बनाया हमने x यूनिट, कितना बनाया x यूनिट। x यूनिट, एक यूनिट को 1 चाहिए मिल्क का, तो x यूनिट को कितना मिल्क चाहिए, x यूनिट चाहिए ना। तो पहले क्या है, मिल्क की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करते हैं। तो मिल्क के x यूनिट तो किस में चले गए, a में चले गए। मिल्क का एक यूनिट b के एक यूनिट बनाने में चाहिए, तो y यूनिट में कितना चाहिए, y। तो x प्लस वाई कितना हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है 5। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 5। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आपको ध्यान से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे आपने उल्टा लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है 5 की है, तो x प्लस 5 या तो 5 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। समझ में आ गई बात, ये x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5 कैसे लिखा, ये समझ में आना जरूरी है। मिल्क हमारे पास कितना अवेलेबल है 5 यूनिट्स। मिल्क ए में भी लग रहा है, बी में भी लग रहा है। ए के एक यूनिट में एक यूनिट मिल्क का लग रहा है, तो x यूनिट में कितना लगेगा x। बी के एक यूनिट में एक यूनिट मिल्क का लग रहा है, तो y यूनिट में कितना लग जाएगा y लग जाएगा। तो x प्लस वाई कितना हो गया, लेस देन और इक्वल टू 5 हो गया। चोको के कितने यूनिट्स अवेलेबल है 12। चोको के 3 यूनिट लगते हैं, किसके, ए के एक यूनिट में चोको के 3 यूनिट लगते हैं, तो x यूनिट में कितने लगेंगे 3x लगेंगे। और b के एक यूनिट में चोको के 2 यूनिट लग रहे हैं, तो b के y यूनिट में कितने लग जाएंगे 2y लग जाएंगे। और मैक्सिमम कितने हमारे पास 12 है। और x और y दोनों ही क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, क्योंकि a और b के जो यूनिट हम बनाएंगे नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, या 0 हो सकता है कि भाई दोनों में से हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है जिससे प्रॉफिट हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही बनाने हो, कभी कभी एक्स की वैल्यू 0 भी आ सकती है सॉल्व करते टाइम, तो दूसरा यूनिट पूरा बनाने से आपको फायदा हो रहा है और आपके पास जो अवेलेबल चीजें वो अच्छे से यूटिलाइज हो रही है, तो क्या दिक्कत है, एक ही प्रोडक्ट बना दो, दोनों बनाने जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात। तो एक्स और वाई में से कोई एक 0 भी हो सकता है, ये बनाना आपको आना चाहिए बस। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आप टेबल फॉर्म करोगे, और उसके बाद ये जो थी, ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज थी लिमिट के अंदर कि इन्हीं को यूज कर सकते हैं, तो इन्हीं से बनेगी ये लीनियर इनइक्वलिटीज। अब लीनियर इनइक्वलिटीज फॉर्म हो चुकी है, अब क्या बचा, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या करना है अपने को, मैक्सिमम, मैक्सिमम इट्स प्रॉफिट। तो z बनाने के लिए x का एक यूनिट सेल करने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपीज का, तो x यूनिट बनाने पे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। y के एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है अपने को 5 का, तो y यूनिट बनाने पे कितना हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x 6x प्लस 5y, जिसको क्या करना है हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ये था मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसके बाद आगे कैसे सोल्व करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। दो टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाएगी, एक में आपको ये बनी बनाई दी होगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपका काम, और जब नहीं बनी हो तो आपको खुद से बनानी पड़ेगी। समझ में आ गया क्या ये। इसके बाद खाली कैसे ही है, इसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम्स इन एलपीपी। पहली थ्योरम तो मैंने आपको बताई दी है, एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी इफ इट एग्जिस्ट अकर्स एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ऑप्टिमल सोल्यूशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, यदि हमें मैक्सिमाइज करना हो तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस पॉइंट पे आती है वो होता है,
और यदि हमें मिनिमाइज करना हो तो मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे आती है वो पॉइंट क्या हो जाता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन यदि एग्जिस्ट करता है, अब ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये जब हम थ्योरम 2 पढ़ेंगे उसमें पता लगेगा। यदि एग्जिस्ट करता है तो कहां करेगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे करेगा, इनके अलावा बीच में किसी पॉइंट पे नहीं करेगा। क्लियर। सेकेंड थ्योरम क्या है, इफ द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। फिजिबल रीजन दो तरह के हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था, बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। इफ द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जब बाउंडेड होगा तो उसकी दोनों वैल्यू अवेलेबल होगी, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं और मिनिमम भी निकाल सकते हैं। एंड ईच ऑफ दीज अकर्स एट द कॉर्नर या वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली है। अब क्या है, इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें जो एलपीपी के लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, हम बता ही नहीं सके उसके लिए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। वो कब बनेगी पॉसिबिलिटी, जब फिजिबल रीजन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा देन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है आगे, हाउएवर इफ इट एग्जिस्ट द इट मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट। यदि एग्जिस्ट करेगी तो वो कॉर्नर पे ही करेगी, यदि एग्जिस्ट करती है तो वो किस पे करेगी, कॉर्नर पे, अदरवाइज कहीं और पॉइंट पे नहीं करेगी। दोनों थ्योरम समझ में आ गई क्या आपको। ऑप्टिमल जो सोल्यूशन होता है वो कहाँ लाई करता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे करता है। ठीक है, बाउंडेड हो तब तो करेगा ही करेगा, तब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं। बट यदि अनबाउंडेड रीजन हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन मिले या ना मिले, मिल भी सकता है ना भी मिल सकता है। वो हमें चेक करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करेंगे कि कब लाई करेगा और कब नहीं करेगा। इसके बाद कुछ एल्गोरिदम है एलपीपी की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। प्रॉब्लम तो बता ही दिए, कुछ पॉइंट्स है जो यदि आप भूल जाओ मेरी बात कही हुई है तो इनको देख लेना। फॉर्मुलेट द गिवन एलपीपी इन मैथमेटिकल फॉर्म इफ इट इज गिवन इट इज नॉट गिवन इन मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दिया हो तो पहले क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में बनाएंगे। कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस एंड ड्रॉ देयर ग्राफ्स। ये बता चुका हूं मैं। इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से हमें लाइन मिलेगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, उस इनइक्वालिटी का रीजन बनाना है, तो उसके लिए हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पुट y इक्वल टू 0 एंड ऑब्टेन x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू 0 एंड ऑब्टेन वैल्यू ऑफ y। जो चीजें मैंने करके दिखाई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। स्टेप 3 क्या है, डिटरमाइन द रीजन रिप्रेजेंटेड बाई ईच इन इक्वेशंस। टू डिटरमाइन द रीजन रिप्रेजेंटेड बाई दी एन इक्वेशन रिप्लेस x एंड y बोथ बाई 0। x और y को 0 रखेंगे तो वहां से यदि वो उसको सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन को कंटेन करेगा, और वो इनइक्वालिटी 0,0 को सेटिस्फाई नहीं करती तो कौन सा रीजन होगा, जो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। यही बात लिखी हुई है। इफ द इनइक्वेशन रिड्यूसेस टू ए वैलिड स्टेटमेंट, वैलिड मतलब वो ट्रू हो, then the reason containing the origin is the reason represented by the given inequation. Otherwise the reason not containing the origin lies on the line, then select any other point not lying on the। कभी कभी क्या होता है, लाइन ओरिजिन से ही पास कर रही हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइन कहां से पास करे, जैसे x इक्वल टू वाई हो गया, x इक्वल टू -5 हो गया, 2x इक्वल टू 3y। ये लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। तो जो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन हो तो उसमें हम 0,0 से तो चेक ही नहीं कर सकते। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देन सेलेक्ट एनी अदर पॉइंट, कोई और पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे आपकी मर्जी से जो इस लाइन पे ना हो। यदि उस पॉइंट को वो लाइन सेटिस्फाई करती है तो वो पॉइंट कंटेन करने वाला रीजन आ जाएगा, और यदि नहीं करती है तो नहीं आएगा। बात समझ में आ गई ना। कुछ लाइंस होती है जो ओरिजिन से पास कर रही होती है तो उसमें हम 0,0 से तो चेक कर ही नहीं सकते, 0,0 तो उसको हमेशा ही सेटिस्फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम कोई और पॉइंट ले लेंगे अपनी मर्जी से, किधर भी ले लो, बट वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि वो पॉइंट उस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो उस रीजन में वो पॉइंट आ जाएगा, अदरवाइज उसके ऑपोजिट हो जाएगा। ऑब्टेन द रीजन इन XY प्लेन कंटेनिंग ऑल पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव
इनिक्विटी restrictions, this region is termed as a feasible region. इसके बाद क्या लिखा है, डिटरमाइन द कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कुछ तो हमें पता ही लग जाएगा, एक्स और वाई एक्सिस पे होंगे, कुछ होंगे उन 2 लाइन या 3 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलेंगे अपने को। तो सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट डिटरमाइन करने ऑफ द फिजिबल रीजन। उसके बाद क्या करना है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच ऑफ द वर्टिसेस। जितने भी पॉइंट थे उन सब की वैल्यू, उन सब पॉइंट्स पे क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। और मान लिया कि कैपिटल M तो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट, और स्मॉल m है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू आई उसको कैपिटल M से डिनोट कर दिया और मिनिमम को स्मॉल m से डिनोट कर दिया। इफ द रीजन इज बाउंडेड देन कैपिटल M और स्मॉल m आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। यदि बाउंडेड है तो हमारा सवाल यहीं खत्म हो जाएगा। कैपिटल M तो हो जाएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉल m हो जाएगी उसकी मिनिमम वैल्यू। यदि रीजन बाउंडेड नहीं है तो सवाल स्टेप 8 तक जाएगा। इसमें क्या है, इफ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। यदि रीजन अनबाउंडेड हो तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसके कुछ स्टेप्स हैं, देखो क्या स्टेप्स हैं। टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ZM, यदि हमें उस प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमम पूछा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा हो, तो हम कैपिटल M का यूज करेंगे। और मान लो उसमें कॉस्ट मिनिमम पूछा हो सवाल के अंदर या प्रॉब्लम के अंदर, तो हम स्मॉल m का यूज करेंगे। दोनों का एक साथ यूज नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। प्रॉब्लम में यदि हमें यह पूछा गया है कि कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है तो किसका यूज करेंगे, स्मॉल m का यूज करेंगे। प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है आपको, तो कैपिटल M का यूज करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशंस होगी। ये किसके लिए यूज करेंगे, यदि हमें मैक्सिमम करना होगा। ये किसके लिए यूज करेंगे, यदि हमें मिनिमम यूज करना होगा। क्लियर है। अब क्या करना है, इफ द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द ax प्लस by, ये क्या है, z। ax प्लस by क्या है, z। तो यहां पे एक नई लीनियर इनइक्वालिटी फॉर्म करेंगे हम, नई लीनियर इनइक्वालिटी फॉर्म करेंगे किसकी हेल्प से, कैपिटल M की हेल्प से। कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस फॉर्म में होता है, ax प्लस by में होता है, उसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन m। यदि मैक्सिमम पूछा है तो ग्रेटर देन m, मिनिमम पूछा है तो लेस देन स्मॉल m कर देंगे। ये क्या है, एक नई न्यू लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, कैसे फॉर्म करनी है पता लग गया। जो z हमारे पास रहेगा वो तो है ना। अब मान लो मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो उस z को किससे करेंगे, ग्रेटर देन कैपिटल M से। यदि मिनिमम की प्रॉब्लम है तो x प्लस by लेस देन m करके एक नई इनइक्वालिटी फॉर्म करेंगे। दोनों में एक ही सिचुएशन होगी, एक साथ दोनों नहीं होगी। मैं आपको एक साथ दोनों इसलिए बता रहा हूं कि 2 सिचुएशंस बन सकती है। अब ये लीनियर इनइक्वेशन है तो ये भी किसी एक रीजन को डिनोट करेगी ना। लीनियर इनइक्वालिटी हमेशा एक रीजन को डिनोट करती है। इस लीनियर इनइक्वेशन का रीजन और फिजिबल रीजन, उन दोनों में यदि कोई भी कॉमन पॉइंट है तब तो उसमें मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी कॉमन रीजन, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे इससे देखो, ये मान लो आ गया, ये तो बाउंडेड है ना, अनबाउंडेड बनाते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे देखो, दो इस तरह से ही बना दी हमने, है ना। दो स्ट्रेट लाइन ले ली, दो इनइक्वालिटीज है मान लो एक बार के लिए। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी ले लेते हैं हम। इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं 20,0, इसको बोल देता हूँ 30,0। ये पॉइंट बोल दिया 0,40 और ये बोल दिया 0,60। ठीक है, इन दोनों को सेटिस्फाई, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया मैंने 15,25। ठीक है, इसका भी कॉमन रीजन, जो रीजन है इनइक्वालिटी का, इधर है और इसका भी इधर है। तो बाउंडेड रीजन आएगा या अनबाउंडेड रीजन आएगा,
अनबाउंडेड रीजन आएगा। कौन सा रीजन बनेगा? यहां से स्टार्ट होगा, ये लाइन आ गई, फिर ये आ गई और फिर ये आ गई। तो ये कंप्लीट रीजन हो जाएगा इधर का। ये जो कंप्लीट रीजन है वो रीजन हो जाएगा हमारा अनबाउंडेड रीजन, बट फिजिबल रीजन होगा ये। नीचे नहीं आएगा ना, नेगेटिव में थोड़ी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक्स और वाई तो हमेशा ही पॉजिटिव होंगे यहाँ पे, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, कभी सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं सोल्व करना आपको। ये रीजन हो जाएगा हमारा अनबाउंडेड, इधर भी जाएगा ऊपर की तरफ भी जाएगा, जहां तक एक्स और वाई एक्सिस जाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें अनबाउंडेड रीजन मिला है। ठीक है, अब मान लो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे गिवन था वो जेड मान लिया, कुछ इस तरह से गिवन था, z इक्वल टू दे दिया 10x प्लस 20y, ये z है। ठीक है, अब z की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, तीन ही कॉर्नर पॉइंट्स है इसके लिए, तो z की वैल्यू इन तीनों पॉइंट पे निकालेंगे। z की वैल्यू निकालें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखो 0,60 पे निकाले तो कितनी आएगी? ये 0 हो गया और वो कितना हो गया 1200। ये किस पे आ गया? 0,60 पे। ये पॉइंट है 15,25। एक बस रैंडम प्रॉब्लम ली है हमने। 15 पे कितना हो जाएगा? ये 150 और 25 पे कितना हो जाएगा? 500, तो 650 आ जाएगा। और यहाँ से 30,0 पे कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई, कैपिटल M मान लिया इसको 1200। अब इसके बाद क्या करना है अपने को? ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन कैपिटल M, मीन्स 10x प्लस 20y ग्रेटर देन 1200। ये भी क्या है? एक लीनियर इनइक्वलिटी है। जीरो से कट गया ये जीरो, तो x प्लस वाई 2y की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन 120। इसकी लाइन बनाए तो क्या हो जाएगी? x को जीरो रखो तो y कितना आ जाएगा? 60। y को जीरो रखो तो x कितना आ जाएगा? 120। इधर कहीं 120 आएगा और ये 0,60 है, तो इसकी लाइन इस तरह से बनेगी। 0,0 को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 प्लस 0 क्या 120 से ग्रेटर देन होता है? नहीं होता। तो इधर का रीजन आ गया। इस इनइक्वलिटी का रीजन और फिजिबल रीजन में कॉमन पॉइंट है, बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और यही लाइन मान लो यहां कहीं बनी होती है ऐसे, और इधर का रीजन मान लो डिनोट किया होता, तो इस रीजन का इस फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यदि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1200 ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये आपको सोल्व करना है अनबाउंडेड रीजन में। अब ये बताने के बाद मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, अनबाउंडेड रीजन के सवाल आपके सिलेबस से हट चुके हैं, ओनली बाउंडेड रीजन के हैं, है ना? ये मैं समझाने से पहले कहता तो आधे तो सुनते ही नहीं मेरी बात को, इंटरेस्ट ही नहीं लेते आधे। अब कुछ तो अभी भूल चुके होंगे, इतनी देर जो पढ़ा है सर भूल जाओ। अनबाउंडेड रीजन का याद नहीं रखना अपने को। क्या ये समझ में आ गया यहां तक? ये आगे ऐसे ही सोल्व किया हुआ था ना पहले ही। मैंने बताया था ना, ये सारी पीपीटी आपकी जो रिकॉर्डिंग कर रखी थी मैंने उसके लिए थी, और वो रिकॉर्डिंग सारी करप्ट हो गई। अब एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं इस तरह की। क्लास का टाइम हो गया क्या? कहाँ हो गया अभी? कितने बजे तक क्लास है? 1 बजे तक है ना? 6 मिनट तो अभी इसमें ही पड़े हैं। तेरे को जाना है? जाना है तेरे को? जाना हो तो चले जा, तो पढ़ो फिर। ठीक है ना? आज एक क्लास और लगेगी ना जिसके अंदर
ये वाली चीज़ पढ़ लेंगे हम, जिसमें आपको सिचुएशंस दे रखी होगी, उसमें भी 3-4 टाइप की प्रॉब्लम होती है। डाइट प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, अलोकेशन प्रॉब्लम होती है, और एक और कौन सी होती है? डाइट, ट्रांसपोर्टेशन, अलोकेशन, और एक टाइप की और प्रॉब्लम होती है। 4 टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, वो एक एक करके डिस्कस कर लेंगे हम, 1 बाय 1 कैसे सोल्व करते हैं। पहली थी डाइट प्रॉब्लम, उसके बाद है अलोकेशन प्रॉब्लम, देन उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। यही चीज़ें चाहिए होती है ना। चलो प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। एक, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज करना है z को। z हमें दे रखा है 200x प्लस 500y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखे हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिखेंगे। x को 0 रखा तो y कितना आ गया 5, y को 0 रखा तो x कितना आ गया 10 आ गया। दो पॉइंट्स क्या मिल गए, 10,0 और 0,5। फिर है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 6, y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 8। तो 8,0 एंड 0,6 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट है 8,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 10,0। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 10,0 है ना, 0,5, और ये हो जाएगा 0,6। ठीक है, दोनों लाइन ड्रॉ कर ली। 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 प्लस 0 क्या 10 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो मतलब ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगी ये। x प्लस 2y, ये वाली है ना, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो कौन सा रीजन आ जाएगा? नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में। 0 प्लस 0 क्या 24 से छोटा होता है? यस। तो यहां से हमें मिल जाएगा दिस रीजन। x और y दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है आपको? बस, इसके अलावा कहीं है? इधर भी एक लाइन है, इधर भी एक लाइन है, इधर लाइन है ही नहीं। तो कौन सा रीजन हो गया? ये कॉमन रीजन हो गया जहां पे दोनों इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। कॉर्नर पॉइंट्स दो तो हमें पता है, 0,5, 0,6। तीसरा कॉर्नर पॉइंट यहां से पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? इन दोनों को सोल्व करके। इन दोनों को सोल्व करना है। x और y दोनों की कोफिशिएंट अलग अलग है। सेम बनाने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x प्लस 6y किसके बराबर हो गया? 30 के बराबर हो गया। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। इन दोनों को माइनस किया तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना? तो y की वैल्यू 3। y 3 है तो x कितना हो जाएगा 4। तो ये पॉइंट आ गया 4,3 का। ठीक है, z कितना है हमारा 200x प्लस 500y। पॉइंट्स क्या क्या आ गए? एक पॉइंट तो था 0,5, एक पॉइंट था 0,6, एक पॉइंट क्या आ गया 3,4। ये 3 पॉइंट्स हैं, यही है ना? 4,3 है, 4,3 ले। ए पे वैल्यू निकाले जेड की तो कितनी आएगी 2,500। बी पे निकाले तो 3,000, और सी पे निकाले तो कितनी आ जाएगी 2,300। हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो z मिनिमम आ गया 2,300।
एट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू, बस। अब इसमें जो भी आपसे पूछा जाए वो आप बता सकते हो। z मिनिमम पूछा है तो मिनिमम बता दो, और किस पे वैल्यू आई है मिनिमम, x और y की वैल्यू बताओ तो वो बता सकते हो। समझ में आ गया? ये तो थी बाउंडेड की प्रॉब्लम। ये है शायद अनबाउंडेड की प्रॉब्लम, जिसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।